मत करो। नहीं। नीली आंखों वाली मुई यिंगिंग की आंखें अचानक नॉर्मल हो गईं और वो हल्की सी आवाज में बोली, तुम चाहते हो मैं क्या कहूँ? मास्टर, आप बहुत बेवकूफ़ हो। बिल्कुल अपने उस बेवकूफ़ भाई की तरह। कुछ चुनिंदा इंसानी प्यार पर विश्वास करते हो। अपनी शान वाली होली फ्लेम के साथ कुछ नहीं करते, बल्कि एक इंसानी औरत के लिए इंसान बन गए और डाउ जियान की ताकत तुरंत शून्य हो गई। कहा जाता है तुम्हारा भाई बहुत प्रतिभाशाली है और उसकी ताकत आखिरकार दोबारा डाउ जियान तक पहुंच गई, लेकिन तुम इतनी लकी नहीं हो। मेरी नज़र में जब तुम खुद से इतना प्यार नहीं करते और बार बार होली फ्लेम के सोर्स का यूज़ करके सील खोलते हो, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि तुम्हारी सील मेरे लिए काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। मुझे डर है तब। नीली आंखों वाली मुई यिंगिंग ने बोलना खत्म ही किया था कि उसने महसूस किया कि उसके हाथ की तरफ एक बहुत ही ताकतवर चीज़ उसकी पावर एब्जॉर्ब कर रही है। तुरंत उसने ठंडी नाक से हफ किया। इस सेंटली फ्लेम ही ताकत इतनी ज़्यादा है कि तुम चाहे जितना एब्जॉर्ब करो। तुच्छ आवाज़ के साथ यिन स्वान आयन मदर को मुई यिंगिंग ने झटके से दूर गिरा दिया। तुम यहाँ से निकल जाओ। मुई यिंगिंग की आंखें फिर से शांत हो गईं और उसने गुस्से में चिल्लाया। लेकिन मुई यिंगिंग को महसूस हुआ कि उसकी बॉडी वैसे ही है जैसे होली फ्लेम स्पिरिट ने कहा था। मेरे भाई ने कहा था कि इंसानी इमोशन सबसे खूबसूरत होते हैं। शाओयान, मुझे पता है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मुई यिंगिंग ने अभी भी हार नहीं मानी और धीरे से कहा। अगला पल मुई यिंगिंग ने नीचे देखा तो पाया कि यिन स्वान आयन मदर स्प्रिंग से जा चुकी थी। वो तुरंत राहत महसूस करने लगी। जैसे ही वो यहाँ से जाने वाली थी, अचानक कुछ अजीब हुआ। ये क्या शाओयान की दी हुई टूटी हुई इमॉर्टल स्वॉर्ड नहीं है? मुई यिंगिंग ने नाजी के निकली फेरी स्वॉर्ड को देखकर हैरान हो गई। वांग वांग वांग। इस वक्त इमॉर्टल स्वॉर्ड से एक लालची सी ऑरा निकली जो यिन स्वान आयन मदर के पास जा रही थी। तुम कहना चाहते हो ये चीज़ काम की है? मुई यिंगिंग ने इमॉर्टल स्वॉर्ड का मतलब समझ लिया और तुरंत सोचने लगी। अगला पल मुई यिंगिंग ने बिना झिझक यिन स्वान आयन मदर को ले लिया और तुरंत यहाँ से जाने की तैयारी की। ये देखकर इमॉर्टल स्वॉर्ड गायब हो गई और वो स्प्रिंग यिन स्वान आयन मदर की रुकावट हटने के बाद लगातार रहस्यमयी पावर उगलने लगा। लगता था कि उसके हटने से लाइफ एंड डेथ के दो स्प्रिंग्स वापस नॉर्मल हो गए हैं। अजीब है, हालांकि मैंने यांग स्वान आयन मदर निकाल ली है और लाइफ एंड डेथ के दो स्प्रिंग्स नॉर्मल हो जाने चाहिए, लेकिन ये एंट्रेंस जैसे कहीं और से कनेक्टेड लग रहा है। शाओयान ने बहते हुए स्प्रिंग को देखकर संदेह से कहा। इन स्प्रिंग्स ने वाकई शाओयान को नई जिंदगी जैसा एहसास दिया, लेकिन उसे हमेशा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, जैसे ये स्प्रिंग कहीं और से जुड़ा हुआ हो। छोड़ो, पहले ऊपर चलते हैं और देखते हैं मुल यिंगिंग कैसी है। ये कहकर शाओयान यांग स्वान टेम्मू संभाला और सीधा लाइफ एंड डेथ एरी स्प्रिंग के बाहर की तरफ चल दिया। और जैसे ही शाओयान गया, स्प्रिंग के पार से एक आवाज़ धीरे से बोली। उम्मीद नहीं थी कि किसी ने ब्लॉक्ड लाइफ एंड डेथ फाउंटेन को खोल दिया। वहाँ चीज़ों को निगलने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। इवन 8 स्टार डाओ एम्परर की पूरी ताकत वाला विशेष ओल्ड मॉन्स्टर भी बेकार था, अनएक्सपेक्टेड। और इस आवाज़ का सोर्स सीधा ग्वांग हान आइलैंड में था। तुम ठीक हो? मुई यिंगिंग के बाहर आते ही सब लोग आगे बढ़कर पूछने लगे। मैं ठीक हूँ। वो स्प्रिंग वाकई ब्लॉक था, लेकिन मेरी होली फ्लेम ने उसे खोल दिया। मुझे लगता है जल्दी ही लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग यूज़ के लायक हो जाएगा। शाओयान कहाँ है? अभी तक ऊपर नहीं आया? मुई यिंगिंग ने इधर उधर देखा। बस आता ही होगा, युएरू ने कहा। नहीं, मैं नीचे जाकर देखती हूँ। बिना सोचे मुई यिंगिंग मुड़कर वापस स्प्रिंग की तरफ चल पड़ी। नहीं, तुम पागल हो क्या? शाओयान ने कहा था अगर तुम पहले आ जाओ तो उसका वेट करना। इस वक्त प्रिसिन ने आगे बढ़कर मुई यिंगिंग को रोक लिया। मू फंग ये सुनकर हैरान रह गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि लेंग फवाओ की वॉइस ट्रांसमिशन आई। तुम बेवकूफ़ हो क्या? क्या? मू फंग बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। शाओयान ने तो ये बात नहीं कही थी, फिर प्रिसिन झूठ क्यों बोल रही है? तुम्हारी सांस थोड़ी अनस्टेबल लग रही है। नीचे क्या हुआ? श्यूकी ने आगे बढ़कर पूछा। कुछ नहीं, ये नीचे की चीज़ है। मुई यिंगिंग का दिल गर्म हो गया जब उसने सुना कि शाओयान ने उसे नीचे ना आने को कहा था। ये क्या है? युएरू ने बाकी लोगों के पास आकर पूछा। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता ये क्या है, लेकिन इसकी निगलने की क्षमता बहुत स्ट्रांग है। अगर मेरे पास होली फ्लेम न होती तो इसे हैंडल करना मुश्किल होता, और स्प्रिंग को ब्लॉक करने वाली भी यही थी। ये लोग सच में छोटे मॉन्स्टर्स का झुंड है। 2 होली फ्लेम्स। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में होली फ्लेम एक रेयर चीज़ है। ये एक के बाद एक कैसे आ रही हैं? और नीचे जो स्प्रिंग को ब्लॉक कर रहा था वो बहुत प्रेशियस चीज़ है। अगर मैं सॉल्व न कर पाता तो तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं मिलता।
विशियस ओल्ड मॉन्स्टर ने थोड़ी जलन से कहा। उसकी नज़र मुई यिंगिंग के हाथ के डार्क ब्लू आयरन बॉल पर थी। ये चीज़ चाहे मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन ज़रूर ट्रेजर है, मूफंग ने कहा। प्लॉप! एक आवाज़ के साथ शाओयान भी स्प्रिंग से बाहर आ गया। सबने ऊपर देखा, शाओयान की हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही आयरन ब्लॉक था। ठीक है, लाइफ एंड डेथ के 2 स्प्रिंग्स नॉर्मल हो गए हैं। मीटिंग के बाद सब अंदर जा सकते हैं। लाइफ फोर्स बढ़ेगी या कोई और इफेक्ट होगा, मुझे नहीं पता। शाओयान ने सर हिलाकर मुई यिंगिंग के पास आकर कहा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। यही चीज स्प्रिंग को ब्लॉक कर रही थी, मुई यिंगिंग ने शांत चेहरे के साथ कहा, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश थी। चाहे शाओयान का उसे नीचे ना आने देना हो या उसका कंसर्न, मुई यिंगिंग जानती थी ये सब शाओयान की सच्ची परवाह थी। मैं समझ गया। यिन स्वान आयन मदर? शाओयान ने हैरानी से कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सच होगा। यिन और यान मिस्टीरियस आयन मदर्स प्राचीन समय से साथ पैदा होते हैं और ज्यादा दूर नहीं होते। यिंगिंग, जब तुम वापस जाओ अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड मुझे देना, मैं उसे दोबारा रिपेयर कर दूंगा। शाओयान खुशी से बोला। ठीक है। मुई यिंगिंग ने हल्की सी हाँ की। युएरू के सर पर काली लकीरें आ गईं और वो तुरंत नजर हटाकर साइड हो गई। इस पॉइंट पर लाइफ एंड डेथ एरी स्प्रिंग सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका था। अगला कदम उसमें प्रवेश करना। ठीक है, तुम लोग अंदर जा सकते हो। लाइफ एंड डेथ के दोनों स्प्रिंग्स का टेम्परेचर और उनमें से निकलती लाइफ डेथ पावर को महसूस करके शाओयान ने भीड़ से कहा। चलो। सबने ये सुनकर हल्का सा मुंह खोला, लेकिन उनकी आंखों में पूरी उम्मीद थी। अगर ये लाइफ एंड डेथ एरिक्वान सच में उनकी लाइफ फोर्स की रैंक बढ़ा दे तो उनके लिए फायदे बयान से बाहर होंगे। आखिर एक बार लाइफ फोर्स की रैंक बढ़ गई तो चाहे लड़ाई हो या फ्यूचर में डेथ पावर का यूज, सब कुछ काफी इंप्रूव हो जाएगा। सीधे शब्दों में, एक तीर से 3 निशान। बर्थ पावर के बारे में तुम कितने श्योर हो? मैं तुम्हारे साथ चलूं? मेरे पास भी होली फ्लेम है। मैं भी। स्प्रिंग की तरफ चलते हुए मुई यिंगिंग बोली। तुम नीचे जाकर अच्छे से अपनी वाइटैलिटी इंप्रूव करो। तुम्हारी लाइफ फोर्स अभी 8th रैंक लेवल पर है, शायद 9th रैंक तक बढ़ जाए। रही मेरी बात, फिक्र मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, शाओयान मुस्कुरा कर बोला। उसकी आवाज की कॉन्फिडेंस ने मुई यिंगिंग को चिंता करने का मौका ही नहीं दिया। 9th रैंक इतनी आसानी से नहीं मिलता, लिंग फोयाओ ने धीरे से कहा। उसकी लाइफ फोर्स 6th रैंक थी, इसलिए वो इन लोगों से कंपेयर करने की हिम्मत नहीं करती थी। आखिर शिव की 8th रैंक स्टैमिना पर थी और युएरू, किन्सिन और मूफंग सब 7th रैंक पर थे। सब लोग चलो अंदर। समझाने के बाद शाओयान ने देर नहीं की। हर किसी ने एक शांत जगह ढूंढी और तुरंत कल्टीवेशन शुरू कर दी। ये लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग बहुत बड़ा था, इतने लोगों को आसानी से समेट सकता था। टिस टिस टिस। जैसे ही शाओयान स्प्रिंग में घुसा, उसने अचानक अपने दिल में चुभन महसूस की। लेकिन इस बार शाओयान ने अपने पूरे बॉडी को फ्लेम पावर से कवर नहीं किया, सिर्फ अपने फोरहेड को कवर किया, क्योंकि अब लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग्स का पानी लाइफ और डेथ पावर से भरा हुआ था। बॉडी जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, प्रमोशन उतना ही अच्छा होगा। शाओयान इतना बेवकूफ नहीं था कि इन पावर्स को आइसोलेट करे। उस हेटफुल ओल्ड मॉन्स्टर के मुताबिक पहले मुझे लाइफ एंड डेथ एरिक्वान की कुछ लाइफ डेथ पावर एब्जॉर्ब करनी होगी, फिर अंधेरे में महसूस करके 6 स्टार डू एम्परर की लाइफ को लीड कर सकता हूं। उम्मीद है सक्सेसफुल होगा, शाओयान में हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और सीधा स्प्रिंग के सबसे नीचे चला गया। स्प्रिंग का मुंह जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड जगह हो, लेकिन बॉटम जरूर होता है। जैसे ही वो बॉटम पर पहुंचा, शाओयान ने देखा कि कुछ लोग यहां पहले ही आ चुके थे, आंखें बंद करके कल्टीवेशन कर रहे थे। सबको पता था कि बॉटम ही बेस्ट जगह है। तो शुरू करते हैं। कोई खास सिचुएशन न देखकर शाओयान ने भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। शाबू शाबू। जैसे ही उसने एब्जॉर्ब करना शुरू किया, एक डेथ पावर की लहर उसके बॉडी में फैल गई। मेरे बॉडी में अभी लाइफ पावर नहीं है, अगर मैं ये डेथ पावर एब्जॉर्ब करूं तो मैं फटकर मर जाऊंगा, इसलिए निकल जा, शाओयान जोर से चिल्लाया। हालांकि शाओयान डेथ पावर एब्जॉर्ब करना चाहता था, लेकिन उसके बॉडी में लाइफ पावर बिल्कुल नहीं थी। लगता है लाइफ एंड डेथ एरिक्वान की पावर में से मैं सिर्फ लाइफ पावर ही एब्जॉर्ब कर सकता हूं। डेथ पावर को भूल जाओ, शाओयान ने सर हिला दिया। दूसरों को लाइफ डेथ पावर एब्जॉर्ब करते देखकर उसे थोड़ी मजबूरी महसूस हुई। लाइफ पावर ही सही, रास्ता स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है। शाओयान ने अपनी सोल पावर को सीधा कट कर दिया और पूरी तरह ची एब्जॉर्ब करने पर फोकस कर दिया। हु जैसे ही शाओयान कॉन्सेंट्रेट हुआ, लाइफ फोर्स लगातार उसके बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगी। 1 दिन, 2 दिन, पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। शाओयान अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? मुई यिंगिंग बेचैनी से कहने लगी। 10 दिन में बाकी सब लोग बॉडी सैचुरेशन की वजह से लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग से बाहर आ चुके थे।
लेकिन मुइंग यिंग की लाइफ फोर्स अभी भी 8th रैंक पर थी, लेकिन उसकी डेंसिटी ऑलरेडी 8 स्टार पीक तक पहुंच गई थी। बस एक कदम और तो 9th रैंक। फिर भी 9th रैंक के लिए मुइंग यिंग को भी कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन ये काफी है, मेरी लाइफ फोर्स की स्ट्रेंथ से अब मैं 6 स्टार डू एम्परर के फुल पावर हाउस से आसानी से लड़ सकती हूँ, और अर्ली 7 स्टार डू एम्परर से भी। मुइंग यिंग संतुष्ट मुस्कान से बोली। श्यूकी भी मुइंग यिंग की तरह 8th रैंक पीक तक पहुंच गई थी। 9th रैंक बहुत मुश्किल था। किनसिन, मूफंग और युएरू अभी भी 7th रैंक पर थे, लेकिन 7 स्टार पीक तक पहुंच गए थे। सिर्फ लेंग फुयाओ की लाइफ फोर्स रैंक बढ़ी 6 से 7 स्टार तक। हालांकि ये इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन ये प्रूव करता था कि लाइफ एंड डेथ इरिक्वान सच में लाइफ पावर बढ़ाने का मिस्टीरियस इफेक्ट रखता है। शाओयान थोड़ा स्पेशल है, शायद वो 6 स्टार डू एम्परर की लाइफ को लीड करने का तरीका ढूंढ रहा है, क्योंकि कलाइटी सक्सेसफुली पास करने के बाद ही बॉडी में बर्थ पावर पैदा होती है। लेकिन अजीब बात यह है कि शाओयान इतना पावरफुल है, फिर उसके पास लाइफ स्ट्रेंथ क्यों नहीं है? श्यूकीले शक से पूछा। शायद जब वो पहले ट्रेनिंग के लिए गया था, तब होली फ्लेम की वजह से उसकी स्ट्रेंथ सीधा 5 स्टार से 6 स्टार डू एम्परर पर जंप कर गई थी, इसलिए 6 स्टार डू एम्परर की कलाइटी नेचुरली कवर हो गई थी। ऐसा भी होता है। श्यूकी को शाओयान के लिए थोड़ी सिंपैथी हुई। स्प्रिंग वाटर वायलेंटली फ्लक्चुएट कर रहा है, शायद शाओयान सक्सेसफुल होने वाला है। लेंग फुयाओ सबसे पहले सरफेस को देख रही थी। वो भी शाओयान की सक्सेस का इंतजार कर रही थी, और उसे हमेशा लग रहा था कि इस बार अगर शाओयान कलाइटी सक्सेसफुली लीड कर लेता है तो उसकी रैंक बिल्कुल लो नहीं होगी। ये कितनी रिच लाइफ एनर्जी है, श्यूकी ने तुरंत पहचान लिया। लाइफ पावर स्ट्रांग है, लेकिन मुझे लग रहा है ये लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग से आ रही है। और पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस किया या नहीं, इस लाइफ फोर्स में डेथ पावर का जरा सा भी ट्रेस नहीं है, बिल्कुल प्योर लाइफ फोर्स है। ये बंदा आखिर करना क्या चाहता है? युएरू ने आंखें खोलकर कहा। हैं 10 दिन में लाइफ एनर्जी एक्सट्रीम हो गई है। उम्मीद है इस बार तुम मुझे निराश नहीं करोगे। 6 स्टार डू एम्परर सेंग जिए, बाहर आ जाओ। बोलते ही शाओयान ने अपनी आंखें अचानक खोल दी। उसकी तेज नजर सीधा लाइफ एंड डेथ इरिक्वन स्प्रिंग के ऊपर टिक गई। वहां जैसे कुछ छुपा हुआ था, और वही चीज थी जो हेटफुल ओल्ड मॉन्स्टर ने पहले कही थी। शाओयान की वो 6 स्टार डू एम्परर कलाइटी जो होली फ्लेम को निगलने की वजह से पहले दब गई थी। बैटल थ्रू द हेवंस द फ्लेम एम्परर के एपिसोड 823 में आपका स्वागत है। ये बंदा, कितनी डरावनी लड़ाई है। लेंग फुयाओ ने लाइफ एंड डेथ इरिक्वान के ऊपर बढ़ते हुए रॉबरी क्लाउड को देखते हुए धीरे से कहा। ये रॉबरी क्लाउड मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करते वक्त जो थंडर ट्रिब्यूलेशन होती है उससे बिल्कुल अलग है। ट्रांसेंडिंग ट्रिब्यूलेशन की कैलामिटी क्लाउड सीधा ट्रिब्यूलेशन को क्रॉस करने वाले की स्ट्रेंथ से ट्रिगर होती है और उसी पर अटैक करती है, जबकि थंडर ट्रिब्यूलेशन सिर्फ मेडिसिनल पिल्स से पैदा होती है। अगर ट्रांसेंडेंस फेल हो जाए तो व्यक्ति सीधा गिर जाता है, लेकिन थंडर ट्रिब्यूलेशन फेल होने पर ज्यादा से ज्यादा मेडिसिनल पिल डिस्ट्रॉय होती है। इसलिए दोनों अलग हैं। कितना डरावना जीएयून है। सिर्फ इस रॉबरी क्लाउड का लेवल ही शायद 7th रैंक स्ट्रेंथ से कम नहीं है। लेंग फुयाओ ने मुश्किल से ऊपर देखते हुए कहा। उसे पता था शाओयान सिंपल नहीं है, लेकिन ये देखकर वो हिल गई। 7th ग्रेड, ये तो बहुत अंडर एस्टिमेट है। युएरू बिल्कुल शांत थी। हालांकि उसकी अपनी स्ट्रेंथ 5 स्टार डू एम्परर से ज्यादा थी, लेकिन रूइंस में इनहेरिटेंस रून की परसेप्शन से उसे पता था कि ये जीएयून सिर्फ 7th रैंक नहीं हो सकता। सच में डरावना रॉबरी क्लाउड है। इस वक्त शाओयान लाइफ एंड डेथ इरिक्वान के बॉटम पर था, लेकिन इतनी दूरी के बाद भी वो जीएयून की दहशत महसूस कर सकता था। लेकिन 7th ग्रेड जीएयून ये काफी नहीं है, शाओयान ने कहा। फिर उसने छुपना बंद कर दिया। उसके बॉडी में फेन जुए जोर से घूमने लगा और चारों तरफ का स्प्रिंग वाटर अब्जॉर्ब होने लगा। उस वक्त लाइफ एनर्जी सीधा शाओयान के बॉडी में बिना किसी निशान के अब्जॉर्ब हुई, फिर उसके स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सीधा आसमान की तरफ उड़कर जीएयून की तरफ चली गई। ये बंदा सच में बहादुर है। ये आर्टिफिशियली कैलामिटी क्लाउड बना रहा है, शियूची ने हैरानी छुपाए बिना कहा। आर्टिफिशियल कैलामिटी क्लाउड? लेंग फुयाओ तुरंत कंफ्यूज हो गई। ओरिजिनली ये जीएयून सिर्फ 7th रैंक का था, लेकिन शाओयान इतने से सैटिस्फाइड नहीं होगा। उसने लाइफ एंड डेथ के दोनों स्प्रिंग्स की लाइफ फोर्स अब्जॉर्ब करके सीधा जीएयून में ऐड कर दी। जीएयून इतनी स्ट्रॉन्ग लाइफ एनर्जी महसूस करके इस ट्रिब्यूलेशन को ज्यादा पावरफुल समझेगा और जीएयून और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, शियूची ने समझाया। इसमें डेंजर तो होगा ना? मू यिंग और युएरू दोनों टेंशन में आ गईं। जरूर डेंजर है, लेकिन डेंजर और अपॉर्चुनिटी साथ साथ आते हैं। शाओयान ये बंदा। शियूची के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
वनभावा पवेलियन की प्राउड डॉटर होने के नाते शियूची अक्सर लोगों को पसंद नहीं करती थी, लेकिन शाओयान ने एक ही मूव में उसकी सारी शंका मिटा दी थी। अब शियूची की नज़र में शाओयान बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा था। 8th रैंक लेवल की रॉबरी खत्म हो गई। कुछ देर बाद क्विंसिन बोली, अभी रुकी नहीं, जिएयुन की एनर्जी अभी भी बढ़ रही है। अगले ही पल क्विंसिन ने फिर कहा, 8th रैंक अभी काफ़ी नहीं, मेरे लिए और आओ। शाओयान की आंखों में पागलपन चमका। फिर बिना सोचे समझे उसने लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग से निकल रही सारी लाइफ फोर्स अपने बॉडी में डाल दी और आसमान के जिएयुन की तरफ भेज दी। ये बंदा सच में पूरा पागल है, शियूची ने आसमान के वायलेंट जिएयुन को देखकर कहा। अब ये फ्लक्चुएशंस 8th रैंक लाइफ पावर से काफ़ी आगे निकल चुके थे। अगर ये चलता रहा तो 9th रैंक लाइफ पावर पैदा हो जाएगी। हालांकि 9th ग्रेड लाइफ पावर बहुत टेरिफाइंग होती है और लड़ाई में बहुत फ़ायदा देती है, लेकिन 9th ग्रेड जिएयुन को हैंडल करना आसान नहीं। थोड़ी देर देखते हैं, अगर सच में प्रॉब्लम हुई तो हम सब मिलकर मूव करेंगे, युए रू ने सोचकर कहा। हाँ, मेरे भी दिमाग में यही था। शाओयान ये बंदा सच में रूल्स फॉलो नहीं करता। 9th पिन जिएयुन, सब ने हाँ में हाँ मिलाई। लगभग हो गया, शाओयान ने आसमान के जिएयुन को घूरते हुए कहा। उसने महसूस किया कि जिएयुन अब और स्ट्रांग नहीं हो सकता और लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग्स की लाइफ एनर्जी फिलहाल उसने अब्जॉर्ब कर ली थी। लेकिन शाओयान जानता था कि ये ट्रिब्यूलेशन अब ऑलरेडी 9th ग्रेड लेवल तक पहुंच चुकी है। अगर वो सक्सेसफुली क्रॉस कर गया तो 9th ग्रेड लाइफ पावर ज़रूर पैदा होगी। प्लॉप आवाज़ के साथ शाओयान सीधा लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग से बाहर निकला और बिना मुड़े सीधा 9th ग्रेड ट्रिब्यूलेशन क्लाउड में जंप कर गया। जी डरावने जिएयुन के अंदर रॉबरी थंडर लगातार पैदा हो रहा था। जैसे ही शाओयान घुसा, जिएयुन ने सीधा उस पर वार किया। उसके शरीर में तुरंत दर्द फैल गया। इतना दर्द शाओयान से निकला। ये 9th ग्रेड जिएयुन मजाक नहीं था। उसका फिजिकल बॉडी ऑलरेडी स्ट्रांग था, फिर भी जिएयुन के सामने उसे बेकार सा महसूस हुआ। शाओयान जिएयुन के अंदर चला गया। लेंग फुयाओ ने फ्लेम से घिरी उस फिगर को देखकर कहा। आग की लहर टकरा रही थी और साथ ही जिएयुन की वायलेंट पावर भी। ये बंदा सीधा जिएयुन के अंदर घुस गया। क्विंसिन का चेहरा थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। यहां सबको पता था जिएयुन से आम लोग डरते हैं, लेकिन शाओयान सीधा उसमें घुस गया। हे मेरे अच्छे भाई, उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जिएयुन में घुसते ही शाओयान ने डस्ट कवर्ड जिन याओ कुई निकाल लिया। अभी जो लाइफ डेथ पावर अब्जॉर्ब की थी उसमें से लाइफ पावर से मैंने जिएयुन ट्रिगर किया। अब ये जिएयुन तुम्हारे हवाले। शाओयान ने बिना झिझक के लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग से अब्जॉर्ब की हुई सारी ब्लैक डेथ फोर्स जिन याओ कुई के बॉडी में डाल दी। जब इतनी भयंकर डेथ फोर्स उसमें घुसी, गोल्डन मॉमी पपेट की आंखें अजीब हो गईं। अगले ही पल वो सीधा अजीब ब्लैक से चमकने लगा। वो काला रंग देखते ही नजर खींच लेता था। गुलगुलू। अगले ही पल जिन याओ कुई का बॉडी जोर से कांप गया। क्या हो रहा है? शाओयान तुरंत चौंक गया। नहीं, तुम वायलेंट नहीं हो सकते। शाओयान को तुरंत समझ आ गया कि गोल्डन मॉमी पपेट इतनी भयंकर डेथ फोर्स बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तुरंत उसने डैजलिंग होली फ्लेम और कुछ हाई लेवल एनर्जीज सीधा गोल्डन मॉमी पपेट पर डाल दी। बूम बूम बूम। शाओयान के जेनरस सपोर्ट से गोल्डन मॉमी पपेट आखिरकार शांत हो गया। उसके बॉडी की नसें फड़कने लगी और एक निडर आरूरा हवा में फैल गया। आखिर ठीक हो गया। शाओयान ने गहरी सांस ली। अब वक्त है इस जिएयुन को अब्जॉर्ब करने का। मुझे देखने दो 9th ग्रेड जिएयुन और डेथ पावर अब्जॉर्ब करने के बाद तुम कितनी दूर तक पहुंचते हो। शाओयान ने जिन याओ कुई को सीधा जिएयुन के सबसे डेंस हिस्से की तरफ भेज दिया। जिन याओ कुई बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, जैसे ब्रॉन्ज की मूर्ति, और सीधा आगे बढ़ गया। ये देखकर नीचे खड़ी मू यिंग यिंग ने हल्का सा सर हिला दिया। लगता है हमारी चिंता बेकार है। ये बंदा सच में। ये कहकर वो जिएयुन के अंदर दोनों फिगर्स को देखते हुए धीरे से मुस्कुराई। लगभग हो गया। शाओयान ने देखा कि डरावने रॉबरी क्लाउड्स के अंदर जो भी जिएयुन था, सब गोल्डन डीमन पपेट ने अब्जॉर्ब कर लिया था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जिन्योपुप पुमाकई जिन्योपुप के लायक था। पहले उसके अंकल जिनलोंग किंग ने इसे ट्रांसफॉर्म किया था और अब शाओयान के होली फ्लेम और कुछ मेडिसिनल मटेरियल्स के साथ उसके बॉडी की स्ट्रेंथ बिना शक एक और हायर लेवल तक बढ़ गई थी। ओरिजिनली शाओयान ने ये मेथड सोचा नहीं था, लेकिन डेथ पावर वेस्ट हो जाती अगर उसे ना करता। होली फ्लेम के एडिशन से जिन्योपुप का बॉडी और भी टेरानिकल बन सकता था, इसलिए शाओयान ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। भूम भूम भूम।
चाहे 9th रैंक जेयुन कितने भी टेरिफाइंग अटैक्स करे, सब सीधा गोल्डन डीमन पपेट पर गिरते और गोल्डन डीमन पपेट बिना किसी निशान के सब अब्जॉर्ब कर लेता। थंडर और लाइटनिंग की पावर भी काफ़ी टेरिफाइंग लग रही थी। आखिरी ब्लो, शाओयान ने एक्सट्रीमली ब्राइट रॉबरी क्लाउड को घूरते हुए कहा। उसने देखा कि जेयुन कंडेंस होकर एक बहुत छोटी थंडर ट्रिब्यूलेशन में बदल गया था, लेकिन उसके ऊपर की फ्लक्चुएशंस पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल थी। होली फ्लेम, बाहर आओ, शाओयान तुरंत भौएं चढ़ाकर बोला। गोल्डन डीमन पपेट अभी अभी टेम्पर हुआ था, लेकिन शाओयान को फिर भी थोड़ी चिंता थी कि शायद ये इतना बड़ा अटैक ना झेल पाए, इसलिए उसने अपनी होली फ्लेम सीधा गोल्डन डीमन पपेट के बॉडी पर रैप कर दी। अगर गोल्डन डीमन पपेट इस रॉबरी क्लाउड के नीचे गिर जाता तो शाओयान को बहुत दुख होता। आखिर ये उसका सबसे लॉयल थग था। भूम भूम भूम, जेयुन ने बिना रुके सीधा गोल्डन डीमन पपेट पर वार किया। क्रैकलिंग, रॉबरी थंडर ने भयानक डिस्ट्रक्शन पावर के साथ सीधा गोल्डन डीमन पपेट को हिट किया। बुरा नहीं, शाओयान ने देखा कि गोल्डन डीमन पपेट धीरे धीरे जेयुन को तोड़ रहा है तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। हे, जेयुन के गायब होते ही शाओयान ने महसूस किया कि उसके बॉडी में एक अजीब पावर उभर आई है। डोची सी के अंदर। ये जगह पहले शाओयान के फ्लेम बीस्ट और सैंग येंजिंग की रेजिडेंस थी, लेकिन पता नहीं क्यों इस वक्त फ्लेम बीस्ट ने अचानक अपनी फियर्स आईज खोल दी और उसकी गॉर्जियस फ्लेम्स एक डैजलिंग वाइट एनर्जी से रिप्लेस हो गईं। आओ, फ्लेम बीस्ट में इतना बड़ा चेंज आया जैसे वो बहुत खुश होकर चीख रहा हो। अजीब, इस फ्लेमिंग बीस्ट को क्या हो गया? शाओयान थोड़ा कंफ्यूज हो गया। डो एम्पियर की कल्टीवेशन असल में डोची सी को कंप्रेस करना होता है, लेकिन शाओयान के डोची सी की सारी डोची उसके फ्लेम बीस्ट के बॉडी पर थी। अब 9th ग्रेड लाइफ कलामिटी पास करने के बाद जो लाइफ पावर पैदा हुई वो सीधा फ्लेम बीस्ट के बॉडी पर अपीयर हुई। ये देखकर शाओयान को हैरानी हुई। कहते हैं डोसीएन बनने के लिए लाइफ और डेथ पावर क्रिएट करनी पड़ती है, उन्हें परफेक्टली फ्यूज करना पड़ता है, फिर डोची को मुट्ठी के साइज तक कंप्रेस करके डोसीएन में बदलना होता है, तभी असली डोसीएन स्ट्रांग बनता है। शाओयान अपने बॉडी के अंदर फ्लेम बीस्ट को महसूस करते हुए सोचने लगा। लगता है ये फ्लेम बीस्ट शाओयान की डोची सी को कंप्रेस कर चुका है। क्या ये उसकी फायर या स्ट्रेंज फायर के चेंज की वजह से हुआ? छोटी सी स्पेक्यूलेशन बेकार रही तो शाओयान ने ज्यादा नहीं सोचा। आखिर फ्लेम बीस्ट अभी बस लाइफ पावर पैदा करके सो गया था। लाइफ पावर, बाहर आओ। अगले ही पल शाओयान की आंखें अचानक खुल गईं और वो जोर से चिल्लाया। भूम भूम भूम, शाओयान की आवाज गिरते ही उसके बॉडी के आसपास मिल्की वाइट लाइफ फोर्स तुरंत उभर आई। अरे वाह, स्ट्रॉन्गेस्ट 9th रैंक लाइफ पावर। मूफंग तुरंत बोल पड़ा। लाइफ पावर 1 से 9 रैंक्स में डिवाइडेड होती है और रैंक 9 सबसे ज्यादा टेरानिकल होती है। मुझे लगता है ये बंदा सिर्फ इस पावरफुल लाइफ फोर्स के दम पर अर्ली 7 स्टार डो एम्परर को हैंडल कर सकता है। ख्वानसान में मैंने कभी किसी को 9th रैंक लाइफ पावर के साथ नहीं सुना। शाओयान पहला है। शिव छी भी अपनी हैरानी नहीं छुपा पाई। कितनी टेरिफाइंग लाइफ फोर्स है, सिर्फ इस फ्लक्चुएशन से ही कुछ ऑर्डिनरी 7 स्टार डो एम्परर को डील किया जा सकता है। शाओयान ने खुद महसूस करके कैजुअली कहा। वैसे तुम भी हो। अगले ही पल शाओयान ने अपनी नज़र गोल्डन डीमन पपेट पर डाली। इस वक्त गोल्डन डीमन पपेट के बॉडी पर हल्की ब्लैक ऑरा थी। शाओयान इस ब्लैक ऑरा से बिल्कुल अनजान नहीं था। देखते हैं तुम्हारी लिमिट क्या है। शाओयान ने महसूस किया कि वो अभी गोल्डन डीमन पपेट की लिमिट सेंस नहीं कर पा रहा, तो उसने तुरंत कहा। जिनियाओपुप ने शाओयान की तरफ एक प्लीज जेस्चर किया। ख्वान ख्वान फिंगर, ख्वान ख्वान पाम। शाओयान के 2 पावरफुल अटैक्स डैजलिंग वाइटालिटी के साथ सीधा गोल्डन डीमन पपेट पर गिरे। जिनियाओपुप ने ना डॉज किया ना ब्लॉक, सीधा अटैक को झेल लिया। भूम भूम भूम, शाओयान की फाइटिंग स्किल्स ऑलरेडी स्ट्रांग थीं और अब लाइफ पावर के साथ यूज करने पर उनकी पावर और बढ़ गई थी। कितनी टेरिफाइंग डिफेंस है। अटैक का आफ्टरग्लो खत्म होते ही शाओयान ने देखा कि गोल्डन डीमन पपेट को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। ज़्ज़, शाओयान के अटैक के बाद गोल्डन डीमन पपेट के बॉडी सरफेस पर लाइटनिंग और डेथ पावर के ट्रेसेस उभर आए। डेथ पावर और थंडर पावर दोनों अब्जॉर्ब कर ली। सिर्फ अपनी फिजिकल टायरनी से ही तुम मिड स्टेज 7 स्टार डो एम्परर को हैंडल कर सकते हो, ये कहना ज्यादा नहीं होगा। शाओयान मुस्कुराया। अब गोल्डन डीमन पपेट के साथ जो मिड स्टेज 7 स्टार डो एम्परर के बराबर लॉयल पार्टनर था, शाओयान के पास एक और पावरफुल ट्रम्प कार्ड आ गया। काम खत्म हो गया, चलो चलते हैं। शाओयान ने हाथ हिलाया और गोल्डन डीमन पपेट तुरंत उसने वापस रख लिया। ये ट्रम्प कार्ड था, जितने कम लोग जाने उतना बेहतर। 9th रैंक लाइफ पावर। जैसे ही शाओयान ग्रुप में वापस आया, सब हैरान रह गए। ठीक है, तुम लोग भी अब वीक नहीं हो, शाओयान मुस्कुराया। हम तुमसे कंपेयर कैसे करें, लेंगफायाओ ने हल्का सा मुंह फुलाकर कहा। अब वो शाओयान को बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह देख रही थी। होली फ्लेम भी है, मेडिसिन रिफाइनिंग भी उससे बेटर और डोची कल्टीवेशन भी उससे स्ट्रांग। ये देखकर प्राउड लेंगफायाओ थोड़ी डिप्रेस हो गई। दुनिया में ऐसा बंदा भी होता है। काम कैसा रहा, शाओयान ने कैजुअली पूछा। सब रेडी है। ख्वांगहान आयरन में एंटर होने का टोकन भी तैयार है, अब चलने का टाइम आ गया है, शिवची बोली। योरू, तुम्हें इनहेरिटेंस रून के लिए कुछ और नहीं चाहिए? शाओयान ने अचानक याद किया। नहीं, फेरी जयामती ने अभी कहा यहाँ का काम खत्म होते ही सीधा वहां चले जाना। योरू मुस्कराई।
अगर ऐसा है तो चलते हैं, शाओयान ने कहा और सबसे पहले लाइफ एंड डेथ एरी यानशू से बाहर निकल गया। बाकी लोग भी उसके पीछे चल पड़े। बैटल थ्रू द हेवेंस के गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 825। फेरी मून फेरी के रूइंस खुलने के बाद लगभग 15 दिन बीत चुके थे। इन 15 दिनों के दौरान शाओयान और उसकी टीम सब लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग में छुप कर बैठे रहे, लेकिन बाकी लोगों की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। सबसे पहले एंशिएंट डेजोलेट हॉल के दो भाई फंग होंग और डू चुन, जब से शाओयान लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग में गया और उन्होंने जाना कि वहां उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है, तभी से वो स्वॉम्प एरिया छोड़कर निकल गए। आखिर लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग बहुत कीमती है, लेकिन रूइंस में यही एक ट्रेजर नहीं है। यहाँ टाइम बर्बाद करना बिल्कुल समझदारी नहीं होती। लेकिन दोनों ने अपना ध्यान रिजेंटफुल ओल्ड मॉन्स्टर पर लगा दिया। भले ही उसके पास बहुत ट्रेजर्स थे, पर उसकी स्ट्रेंथ मिड स्टेज 8 स्टार डू एम्परर तक पहुंच चुकी थी। इस वजह से फंग होंग और डू चुन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। आखिर में अगर दोनों अपनी एबिलिटीज से भाग ना पाते तो शायद रिजेंटफुल ओल्ड मॉन्स्टर उन्हें मार ही देता। बदकिस्मती है, ये रिजेंटफुल ओल्ड मॉन्स्टर इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? फंग होंग के होठों पर कड़वी मुस्कान आई। सीनियर ब्रदर, इसमें आपकी गलती नहीं है। असली बात यह है कि हमने उसके बारे में ठीक से जांच नहीं की, डू चुन ने हंसते हुए कहा। ठीक है तुम लड़के। फंग होंग ने डू चुन की तरफ देखा और फिर गंभीर होकर बोला, क्या तुम सच में फैंशांग पवेलियन के शाओयान को अपना ओपोनेंट मानते हो? अगले ही पल फंग होंग ने भवें चढ़ाकर सीधा पूछा। बिल्कुल। शाओयान, जब से वो पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन में चमका, मैंने कसम खा ली है कि इस जिंदगी में उसे पार करूंगा। डू चुन धीरे से मुस्कुराया। ये अच्छी बात है, मेहनत करो। सीनियर ब्रदर उस दिन का इंतजार करेगा जब तुम हमारे एंशिएंट डेजोलेट हॉल का नाम रोशन करोगे। फंग होंग ने हिम्मत बढ़ाई। हालांकि फंग होंग जानता था कि डू चुन शायद शाओयान को पार ना कर पाए, फिर भी वो अपने जूनियर भाई की पूरी मदद करेगा। वैसे सीनियर ब्रदर, जब हम मोल्टन वर्ल्ड में गए थे तब हमें सिर्फ शाओयान और की हाओरान ही दिखे थे। डू चुन थोड़ा हेजिटेंट था, लेकिन उसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद थी। मुझे भी ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। ज़ुआनलिंग रॉयल फैमिली के लोग पहले से ही काफ़ी मिस्टीरियस होते हैं, और की हाओरान की मौत से पहले उसकी ऑरा भी बहुत गलत लग रही थी। ऊपर से की हाओ किंग भी भाग गया। अब की हाओरान के मामले में कोई सबूत नहीं बचा। लेकिन एक बात पक्की है, ज़ुआनलिंग रॉयल फैमिली और बर्निंग इंसेंस पवेलियन के बीच जो रिश्ता है, उस हिसाब से ज़ुआनलिंग रॉयल फैमिली इस बात को बहाना बनाकर ज़रूर ट्रबल क्रिएट करेगी। आखिर दोनों फोर्सेस के बीच दुश्मनी कोई आज की नहीं है। फंग होंग ने सर हिलाकर कहा। वो कमीने, डू चुन गुस्से में बोल पड़ा। शाओयान सिर्फ उसका कंपेटिटर ही नहीं था। अगर शाओयान ना होता तो आज का डू चुन भी ना होता, इसलिए डू चुन उसका बहुत आभारी था। ठीक है, ये सब हमारे देखने की बात नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी अब गुआंगहान आइलैंड जाना है। क्या गुआंगहान आइलैंड में एंटर करने के लिए टोकन नहीं चाहिए? डू चुन ने हैरानी से पूछा। चाहिए तो सही, लेकिन हर किसी को नहीं। सिर्फ मूनलाइट आइलैंड और जेड रैबिट आइलैंड के 2 टोकन्स चाहिए एंट्रेंस खोलने के लिए। अगर ऐसा है तो चलते हैं। डू चुन ने सिर हिला दिया। बस मुझे ये नहीं पता कि फाइटिंग स्पिरिट अब कहाँ है। ये तो ऐसी चीज़ है जिसे डू स्पिरिट्स भी जलन महसूस करते हैं। कहते हैं फाइटिंग स्पिरिट वही है। वैसे फंग होंग और उसकी टीम असल में जेड रैबिट आइलैंड जाने वाली थी, लेकिन गलती से मूनलाइट आइलैंड पहुंच गए। कोई बात नहीं, पहले गुआंगहान आइलैंड के एंट्रेंस पर मिलते हैं। टाइम के हिसाब से अब तक लगभग सब रेडी होंगे, फंग होंग ने कहा और डू चुन को लेकर सीधा गुआंगहान आइलैंड के एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। टिस टिस, की हाओरान जैसे बेवकूफ को शाओयान ने मार दिया। वो बंदा एरोगेंट जरूर था, लेकिन फिर भी मिड स्टेज 7 स्टार डू एम्परर था, ऐसे ही गिर गया। मूनलाइट आइलैंड के एक अंधेरे कोने में पत्थर पर बैठा आदमी धीरे से बोला। ये आदमी था सोलोमन का आउटस्टैंडिंग डिसिपल गनी। हे, वो इडियट वैसे भी होपलेस था। मैंने पहले ही कहा था कि ज़ुआनलिंग रॉयल फैमिली के साथ अलायंस करते हैं, लेकिन अब देखो, सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। गनी के सामने खड़ा एक और अजीब आदमी, जिसके शरीर से हरा ऑरा निकल रहा था, ठंडी मुस्कान के साथ बोला। वांगशिए, क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? गनी तुरंत नाराज हो गया। हालांकि वो सिर्फ अर्ली स्टेज 7 स्टार डू एम्परर था, लेकिन असली लड़ाई में गनी की हाओरान और वांगशिए से ज़्यादा कमज़ोर नहीं था। हा ब्रदर गू, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये है कि जितने कम लोग होंगे उतना ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, है ना? वांगशिए ने सर्दी भरी मुस्कान के साथ कहा। ये बात भी सही है, सोचकर तुरंत गनी ने मान लिया। ठीक है, अपनी वो घिनौनी चीज़ हटाओ, हमें चलना है। मूनलाइट आइलैंड और जेड रैबिट आइलैंड के टोकन्स इकट्ठे हो चुके हैं। गुआंगहान आइलैंड अब खुलने वाला है। गुआंगहान आइलैंड ही असली खजाना है।
गनी ने नफरत भरी नजर से वांगशिए को देखा। भगवान जाने ये वांगशिए इस मॉन्स्टर के लिम्स के साथ क्या करता रहता है, सच में घिन आती है। वांगशिए ने ये सुनते ही हल्का सा हंसा, फिर उसने अपना हाथ सीधा उस बीस्ट के सर में घुसा दिया। कुछ देर बाद एक बीस्ट निकला जिसे वांगशिए ने सीधा निगल लिया। स्वादिष्ट है। बीस्ट को खाने के बाद वांगशिए बोलना नहीं भूला, और जैसे ही उसने बीस्ट निगला उसके शरीर के आसपास का हरा आंवरा और तेज हो गया। चलो कहकर दोनों सीधा गुआंगहान आइलैंड के एंट्रेंस की तरफ बढ़ गए, और जैसे ही वो दोनों चले गए उनके पीछे एक परिचित शक्ल धीरे से उभरी। ये ह्यूमन बॉडी सच में कंफर्टेबल है, लेकिन यहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आखिर ये डू जियान का रुइंस है। छोड़ो, इस बेवकूफ़ को थोड़ी देर और जीने देते हैं। वैसे भी जुआन लिंग किंग के उस रूथलेस आदमी ने की हाउ किंग के बॉडी में फॉर्मेशन लगा रखा है। जैसे ही फाइटिंग स्पिरिट दिखेगी, ड्रैगन लविंग लीजन तुरंत आ जाएगी। तब देखते हैं तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट कितनी बड़ी है और कैसे प्रोटेक्ट करोगे। रुइंस में जुआन लिंग किंग के लोग हंगामा मचाएंगे, और मैं आखिर बाहर आ ही गया हूं। किंग जुआन लिंग, तुम फाइटिंग स्पिरिट ले लो। हमारी आउटर रेल्म ईविल रेस को सिर्फ फेरी मून के रुइंस को डिस्टर्ब होने से बचाना है। फेरी मून को सप्रेस करने के लिए हमारी ईविल रेस के 2 किंग्स को भेजना पड़ा था। इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है? इनहेरिटेंस लेना चाहते हो तुम लोग, ह्यूमंस। जैसे ही की हाउ किंग की अजीब आवाज गायब हुई, उसकी आंखें और सांस फिर से नॉर्मल हो गई, लेकिन उसकी ऑरा बहुत कमजोर थी। अजीब, मैं यहां कैसे आ गया? मेरा सर दर्द हो रहा है। की हाउ किंग ने हल्का सा हिलकर अपने माथे को पकड़ा और बोला, लेकिन उसके शरीर पर 2 हल्की सी मिस्टीरियस मार्क्स उभर रहे थे, जिन्हें शायद की हाउ किंग ने भी नोटिस नहीं किया। 2 निशान, जुआन लिंग किंग का लगाया हुआ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन और आउटर रेल्म ईविल रेस का ब्लड कर्स। जैसे जैसे ज्यादा लोग गुआंगहान आइलैंड की तरफ दौड़ रहे थे, मिस्टीरियस रिस्ट्रिक्शंस से घिरे गुआंगहान आइलैंड पर कुछ सिलुएट्स धीरे धीरे नजर आने लगे। गुआंगहान आइलैंड बाहर से 3 आइलैंड्स में सबसे छोटा दिखता है, लेकिन अंदर की स्पेस तीनों में सबसे बड़ी है। अंदर कोई केव नहीं है। गुआंगहान आइलैंड हर डायरेक्शन में फैला हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नोटिसेबल चीज है एक पर्पल क्रिस्टल पैलेस। क्रिस्टल पैलेस का पूरा बॉडी एक बहुत ही स्पेशल ऑरा से चमक रहा था, जिससे एक नज़र में ही पता चल जाता था कि ये पैलेस बहुत कीमती है। ये पैलेस पूरे गुआंगहान आइलैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट पर लोकेटेड है, और यही पूरे आइलैंड की सबसे कंस्पिक्यूअस जगह भी है। इस वक्त क्रिस्टल पैलेस के अंदर कुछ फिगर्स धीरे धीरे मूव कर रहे थे। यहाँ पर्पल क्रिस्टल पैलेस के गहरे हिस्सा से एक हल्की और मीठी आवाज़ धीरे से सुनाई दी, और फिर एक खूबसूरत फिगर धीरे धीरे सामने आई। देखने पर पता चला कि ये चियाइंग एक पर्पल केज में बंद है, जो उसकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। काफ़ी दुखद दिख रहा था। केज पर्पल ओवल शेप का था, और वो औरत उसमें हल्की सी बैठी थी। चियाइंग के पीछे 2 दिल जैसी चीज़ें धीरे धीरे और जोर से धड़क रही थी। अच्छा हुआ कि चियाइंग एक पावरफुल प्योरीफाइंग पावर भी रिलीज कर रही थी, जिससे ईविल पावर तुरंत गायब हो जाती थी, और चियाइंग लगता था जैसे कुछ छुपाने की पूरी कोशिश कर रही हो। कुछ लोग जेड रैबिट आइलैंड और मूनलाइट आइलैंड के टोकन्स इकट्ठा कर चुके हैं। लगता है जल्दी ही कोई यहाँ एंटर करेगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी क्रिस्टल केज के बाहर आते हुए धीरे से बोला। वो आदमी आग जैसी लाल कपड़ों में था। उसकी ऑरा काफ़ी स्ट्रांग थी, और उसके पूरे शरीर से मिस्टीरियस फ्लेम्स चमक रही थीं। क्या तुम जेड रैबिट आइलैंड पर नहीं थे? तुम यहाँ कब आए? चियाइंग ने हल्की आवाज़ में पूछा। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे जो चीज़ है? फायरी रेड आदमी ने पूछा। मुझे पता है, चियाइंग ने बेपरवाह अंदाज में धीरे से जवाब दिया। इन सालों में तुमने बहुत मेहनत झेली है। आदमी ने केज में बंद फिगर को देखकर दिल से कहा, अगर ये जगह ना होती तो शायद सब कुछ कब का राख बन चुका होता। चिंता मत करो, ये चीज़ अभी कुछ टाइम तक मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम बताओ, क्या वो फिर से आएगा? चियाइंग ने फायरी रेड आदमी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने केज से थोड़ी दूर एक स्टैचू को तकती रही। वो स्टैचू लगभग 5 मीटर बड़ा था, और उसकी कार्विंग बिल्कुल जिंदा जैसी थी। फिगर काफ़ी जेंटल था, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर था, स्टैचू एक आदमी का था। वो आदमी बहुत हैंडसम था, और उसकी भावों के बीच की एरोगेंस से साफ था कि वो एक पावरफुल एक्सपर्ट रहा होगा। लेकिन स्टैचू के पीछे उसकी बैक पर एक काली चीज़ लगी थी, जिसका पता नहीं क्या था, पर वो बिल्कुल शाओयान के एंशिएंट रूलर जैसी लग रही थी। दोनों के बीच कोई कनेक्शन है या नहीं, ये अभी अननोन है। हाँ, वो ज़रूर आएगा। आदमी ने भी स्टैचू को ब्लैंक नज़रों से देखा और धीरे से बोला। उसे पता था कि स्टैचू वाला आदमी ही चियाइंग का एक लौता स्पिरिचुअल सपोर्ट है, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। शुरू में सिस्टर जैवे ने कहा था कि जब तक मैं यहाँ वेट करूंगी, वो एक दिन मुझे लेने ज़रूर आएगा। चियाइंग स्टैचू को देखते हुए बोली, और उसकी आंखों में नरमाहट आ गई। एलियन रेस की ऑरा कैसी है? आदमी ने पूछा। काफ़ी शांत, लेकिन पिछले कुछ दिनों से थोड़ी बेचैन है। लगता है आउटर रेल मीविल रेस के लोग रुइंस में घुस आए हैं। चियाइंग ने धीरे से कहा। ये फेरी मून के रुइंस हैं,
इतनी स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस के साथ ईविल रेस यहाँ कैसे आ सकती है? होर होंग ने हैरानी से पूछा। अगर ह्यूमंस को कैरियर बनाया जाए तो आउटर रेल्म ईविल रेस की पावर को सील करके लाया जा सकता है। चियांग ने सोचकर जवाब दिया। मैं इन सबको हैंडल कर लूंगा, फायरी रेड आदमी ने कहा। तुम सोच रही हो यहां से चले जाना? आदमी ने सामने की नाजुक फिगर को देखकर पूछा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक वो खुद मुझे लेने ना आए। चियांग फिर से स्टैचू की तरफ देखते हुए बोली। श्याओ क्लैन? श्याओ फैमिली के लोग सच में दुनिया का कैंसर हैं, लेकिन अगर पूरे ग्रेट वर्ल्ड में जिस ह्यूमन रेस को मैं सबसे ज्यादा एडमायर करता हूं तो श्याओ क्लैन पहला नंबर रखता है। आदमी ने धीरे से मटर किया और तुरंत वहीं से गायब हो गया। ब्रदर श्याओ मू, तुम मुझे लेने कब आओगे? चियांग ने आदमी के गायब होने की परवाह नहीं की और स्टैचू से धीरे से बोलती रही। सब कुछ फिर से शांत हो गया, लेकिन चियांग के पीछे के दो दिल धीरे धीरे ईविल आरा छोड़ने लगे। क्या यही ग्वांगहान आइलैंड का एंट्रेंस है? थोड़ी देर बाद श्याओ यान और उसकी टीम मूनलाइट आइलैंड के किनारे पर पहुंच गए। यही ग्वांगहान आइलैंड का एंट्रेंस था। अरे, क्या तुम लोग इस अंकल की बात पर शक कर रहे हो? सिल्वर लाइट माउस अचानक मू यिंग के बाहों से बाहर आया और तुरंत बोला। इस लड़के, उम्मीद है तुम हमें झूठ नहीं बोल रहे, वरना। श्याओ यान हल्का सा मुस्कुराया। तुम? ये सुनते ही सिल्वर लाइट रैट डरकर मू यिंग के बाहों में घुस गया। लगता है यही जगह है। शिवची ने आसपास देखा और एक बहुत ही हिडन ऑरा महसूस करके तुरंत बोला। सच में यार, ये ग्वांगहान आइलैंड काफी मिस्टीरियस है। सिर्फ बाहर से ही अंदर की कोई इन्फो नहीं मिल रही। लगता है ग्वांगहान आइलैंड का डेंजर बाकी दो आइलैंड से ज्यादा होगा। श्याओयान ने सामने टाइटली सील्ड ग्वांगहान आइलैंड को देखकर कहा। ऑफ कोर्स, वरना क्या तुम्हें लगता है कोई भी ग्वांगहान आइलैंड में घुस सकता है? सिल्वर लाइट रैट ने नफरत से कहा। दूसरे लोग भी आ गए हैं। थोड़ी देर बाद लैंग फब्याओ ने अचानक कहा। कितनी बदकिस्मती है, कहते हैं फाइटिंग स्पिरिट जेड रैबिट आइलैंड पर है, लेकिन वो वहां है कहाँ? हुआ लक्सिन ने अचानक कहा। क्या फाइटिंग स्पिरिट जेड रैबिट आइलैंड पर नहीं है? श्याओयान हैरान हो गया। लगता है असली ट्रेजर ग्वांगहान आइलैंड में ही है। अगले ही पल श्याओयान को कुछ समझ आया और उसने तुरंत कहा, देखते हैं बाकी लोगों ने क्या हासिल किया है। ग्वांगहान आइलैंड में घुसने की जल्दी मत करो। आखिर ग्वांगहान आइलैंड का एंट्रेंस खोलने के लिए जेड रैबिट आइलैंड और मूनलाइट आइलैंड के 2 टोकन्स चाहिए। अब मूनलाइट आइलैंड का टोकन हमारे पास है, लेकिन जेड रैबिट आइलैंड का टोकन अभी मिसिंग है, श्याओयान ने कहा। यहाँ मौजूद हर कोई ग्वांगहान आइलैंड में एंटर करना चाहता है, तो कोई भी चीज छुपाने का फायदा नहीं। जेड रैबिट आइलैंड का टोकन मेरे पास है, तो में से मूनलाइट आइलैंड का टोकन किसके पास है? चलो मिलकर ग्वांगहान आइलैंड को खोलते हैं। इस वक्त ग्वांगहान आइलैंड के एंट्रेंस के मिड एयर में डैन वैली का मेंग फेई अचानक हवा में उठकर भीड़ से बोला। मेंग फेई के हाथ में एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज टाइटली पकड़ी हुई थी और सब लोग अंदाजा लगा सकते थे कि ये ऑब्जेक्ट ग्वांगहान आइलैंड के एंट्रेंस से रिलेटेड जरूर है। पिल वैली के लोग? ये देखकर शाओ यान ने हल्की आवाज में कहा। ज्यादातर सुपर सेक्ट्स के आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स मूनलाइट आइलैंड में गए थे, और जो जेड रैबिट आइलैंड में गए उनमें पपेट मैंशन की 7 स्टार डो एम्परर इनिशियल स्टेज वाली हुआ लेक्सिन, हार्टलेस वैली की स्ट्रेंज वुमन बिंग शुई और कुछ और पावरफुल डिसाइपल्स थे। फिर जेड रैबिट आइलैंड का टोकन पिल वैली के लोगों के हाथ कैसे लग गया? इससे ये क्लियर था कि मेंग फेई नाम का ये आदमी कुछ खास जरूर है। सुना है मेंग फेई की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। 7 स्टार डो एम्परर के अर्ली स्टेज की स्ट्रेंथ के साथ और एक एल्केमिस्ट होने का एडवांटेज, इस बार रेलिक इनहेरिटेंस के लिए ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग अपोनेंट बन सकता है, शिवची ने धीरे से कहा। जैसे ही उसने बात खत्म की, शाओ योन ने तुरंत महसूस किया कि और लोग भी लगातार आ रहे हैं। एंशिएंट डेजोलेट पैलेस का फोंग होंग, सोलोमन का गुन्नी, वॉन्डू सेक्ट, पॉइजन सेक्ट, कई फोर्सेस को शाओ यान ने चुपके से सेंस किया। चलो, युए रुई ने भी हल्की सी हाँ में सिर हिलाया। शाओ यान भी धीरे से उठ गया। तम? डैन वैली का मेंग फेई शाओ यान को देखकर थोड़ा हैरान हो गया। शाओ यान ने ची हाओ रान को मारा, ये बात सबको पता थी। शाओ यान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर आने की? तुमने मेरे भाई को मारा, मैं तुमसे बदला लूंगा। जैसे ही शाओ यान सामने आया, ची हाओ क्विंग अचानक फट पड़ा और सीधा शाओ यान पर हमला कर दिया। बुम बुम बुम। शाओ यान ने ची हाओ क्विंग के अटैक से न डॉज किया न इवेड, बस धीरे से बोला, इस बंदे पर ब्लड कर्स शायद छुपा हुआ है, लेकिन इसका माइंड शायद ऑलरेडी ईविल क्लैन के कंट्रोल में है। शाओ यान ने सोचा। मेरे पास वापस आओ। मेंग फेई ने तुरंत इंटरवीन किया। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि दोनों यहां लड़ पड़ें, आखिर रुइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तुम दोनों अभी शांत हो जाओ, सबसे जरूरी काम रुइंस हैं, पर्सनल मैटर्स बाद में निपटा लेना, मेंग फेई ने सोचकर कहा। मेंग फेई,
जो मरा है वो तुम्हारे पिल वैली का नहीं था, इसलिए तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, लेकिन वो मेरा भाई था। ची हाओ क्विंग की आंखें खून सी लाल हो गईं। ची हाओ क्विंग, ड्रामा करने की जरूरत नहीं। दूसरे लोग नहीं जानते होंगे, पर क्या मैं तुम्हारी स्वानलिंग रॉयल फैमिली को नहीं जानता? फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारी स्वानलिंग रॉयल फैमिली तक जरूर पहुंचूंगा, शाओ यान ने ठंडे लहजे में कहा। मुझे डर है तुम में इतनी हिम्मत नहीं। ची हाओ क्विंग ने ठंडी सांस भरी, लेकिन शाओ यान की बात सुनकर उसकी आंखों की लाली एक पल के लिए चमक गई। ऑब्वियसली शाओ यान को ब्लड कर्स का पता चल गया था। बस अब मुद्दे पर आते हैं। मेंग फेई ने डाउट भरी नजर से दोनों को रोका। लगता है इस बार शाओ यान ने किसी ऐसे को छेड़ दिया है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था। बस देखना यह है कि बर्निंग इंसेंस पैवन का स्टांस क्या होता है। वंग ये तमाशे वाली हंसी हंसा। ये भी पक्का नहीं, क्या पता शाओ यान। गुन्नी ने भी बुरी नीयत से हंसी। चलो उनके पास चलते हैं। थोड़ी देर बाद 5 पॉइजन सीधे मू यिंगिंग की टीम के पास आ गए। तुम लोग क्या कर रहे हो? शियूची तुरंत अलर्ट हो गई। बर्निंग इंसेंस पैवन, वनहुआ पैवन और पॉइजन सेक्ट के बीच कुछ रिलेशन जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं। सेक्ट मास्टर के ऑर्डर पर इस ट्रिप में हम तुम्हारी मदद करेंगे, वू पो ने लिन झू के साथ सीधे कहा। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे। शियूची ने मना नहीं किया, क्योंकि सेक्ट से निकलते वक्त उसे भी मैसेज मिला था कि पॉइजन सेक्ट उनकी हेल्प करेगा। अब ग्वांगहन आइलैंड के खुलने का वेट करते हैं। 5 पॉइजन्स चुप हो गए। शाओ यान ने सच में 7 स्टार डो एम्परल मिड स्टेज वाले ची हाओ रान को मार दिया? लिन झू ने धीमी आवाज में हैरानी से पूछा। जब पता है तो फिर यहां खड़ी हो। शाओ यान तुम पर। मुंह फंग उसे डराने लगा। मुझे स्वानलिंग रॉयल फैमिली से डर नहीं लगता, लेकिन शाओ यान की स्ट्रेंथ बहुत ही परवर्टेड है। 7 स्टार डो एम्परर मिड स्टेज, इवन सीनियर सिस्टर के लिए भी आसान नहीं, लिन झू ने धीरे से कहा और आसमान की तरफ देखने लगी। चलो शुरू करें। शाओ यान ने ची हाओ क्विंग को नीचे जाते देखकर मेंग फेई से बोला। सुना है तुम भी एक फार्मासिस्ट हो? हमारी पिल वैली में रिसोर्सेज की कमी नहीं। अगर तुम सेक्ट चेंज करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। हम स्वानलिंग एम्परर से नहीं डरते। क्या तुम्हें लगता है बर्निंग इंसेंस पैवन स्वानलिंग रॉयल फैमिली से डरती है? शाओ यान की आंखों में एक ब्रिलियंट स्ट्रेंज फ्लेम चमकी और वो हल्का सा मुस्कुराया। वैसे हिम्मत और स्ट्रेंथ दोनों है तुम में, इसीलिए ची हाओ रान को मार पाए। बकवास खत्म हो गई हो तो शुरू करें, शाओ यान में कहा, और सिल्वर लाइट रैट ने हल्का सा सिर बाहर निकाला। बाहर आओ। मेंग फेई ने भाव चढ़ाई। शाओ यान की रूडनेस से वो खुश नहीं था। फिर भी मेंग फेई ने तुरंत एक्शन लिया। जैसे ही उसने हाथ खोला, उसकी पाम से एक मिस्टीरियस चीज सामने आई। सिल्वर मून रून से भरा एक स्क्रॉल। ग्वांगहन आइलैंड, ये अंकल वापस आ गया। सिल्वर लाइट माउस ने स्क्रॉल देखा और सीधा उड़कर उस स्क्रॉल को उसने सीधा निगल लिया। रुको, तुमने मेरा स्क्रॉल निगल लिया? मेंग फेई शॉक में रह गया। ये स्क्रॉल ग्वांगहन आइलैंड के एंट्रेंस को क्रैक करने का तरीका बताता था, लेकिन मेंग फेई खुद उसकी राइटिंग नहीं पढ़ पा रहा था। क्या जानते हो तुम? क्या ये अंकल तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा? सिल्वर लाइट रैट ने ठंडी नाक से कहा। चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हें चीट नहीं करूंगा। शाओ यान धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेंग फेई का फेस तुरंत अगली हो गया। बेहतर है कोई चाल ना चलो, वरना चाहे तुम 3 पवेलियंस के डिसाइपल्स को जोड़ लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेंग फेई ने घूर का सिल्वर रैट को देखा। शुरू करो। शाओ यान ने देखा सिल्वर लाइट रैट ने स्क्रॉल डाइजेस्ट कर लिया है और उसके बॉडी पर सिल्वर रून्स घूमने लगे। मुझ पर छोड़ दो। सिल्वर लाइट माउस ने बिना डिले के अपने पॉज उठाए। सिल्वर लाइट सीधा ग्वांगहन आइलैंड की तरफ गई और सिल्वर लाइट माउस के एक्शन के साथ ही ग्वांगहन आइलैंड अचानक ढीला पड़ने लगा। गुलू गुलू सिल्वर लाइट माउस के एक्शन के साथ आसपास के सब लोग महसूस कर सकते थे कि ग्वांगहान आइलैंड, जो पहले मिस्टीरियस रिस्ट्रिक्शन से भरा लग रहा था, बहुत तेज स्पीड से पीछे हट रहा है। शायद ज़्यादा देर नहीं लगेगी और सब लोग अंदर एंटर कर पाएंगे। इस बार तुम्हें केयरफुल रहना होगा, कहीं ये शाओ यान हमें फिर से ट्रिक ना कर दे। ये देखकर आसमान के नीचे के एक्सपर्ट्स खुश तो थे, लेकिन शाओ यान से ज़्यादा सतर्क भी थे। कहीं ये बंदा फिर कोई चाल चलकर सबसे पहले अंदर ना घुस जाए। आखिर आयरन गेट एंट्रेंस हो या स्वाम्प एरिया, दोनों जगह उसने उन्हें थोड़ा डरा ही दिया था। अगर कोई पहले पहुंच गया तो अच्छी चीज़ें बिना शक दूसरे ले जाएंगे। स्ट्रेंज, क्यों मुझे इस ग्वांगहान आइलैंड से डेजाबू जैसा फील हो रहा है? और मेरी चेस्ट के ब्लड डीमन गोल्ड एनर्जी भी हल्का सा अनईजी मूव कर रही है। क्या ग्वांगहान आइलैंड में अभी भी कोई फॉरेन ईविल रेस सप्रेस हो रही है?
फेरी मून की अचानक डेथ का रिलेशन शायद आउटर ईविल रेस से ही है, शाओयान दिमाग में लगातार सोच रहा था। इस ग्वांगहान आइलैंड में कुछ ईविल ऑरा लग रहा है। मोइंगिंग ने भी होली फ्लेम को पकड़कर तुरंत महसूस किया। वो फॉरेन ईविल रेसेस की ईविल पावर के लिए बहुत सेंसिटिव थी। भूम भूम भूम, कुछ देर बाद ग्वांगहान आइलैंड के एंट्रेंस पर जो सील थी वो पूरी तरह टूट गई। सील टूट चुकी है, सब लोग अंदर जा सकते हैं, शाओयान ने शांत आवाज में कहा। फिर सिल्वर माउस को वापस रखकर मुइंगिंग के पास आ गया। चलो सब लोग चार्ज। फेरी मून की इनहेरिटेंस अंदर है, जो पहले घुसेगा उसके जीतने के चांसेस ज्यादा। और वो फाइटिंग स्पिरिट, पता नहीं किसने अचानक चिल्लाया और तुरंत डिसाइपल्स जोश में फट पड़े। बिना हिचकिचाहट सब लोग आसमान में उछलकर ग्वांगहान आइलैंड की तरफ दौड़ पड़े। इनहेरिटेंस और फाइटिंग स्पिरिट इतनी आसान नहीं है। चलो, मेंग फेई ने भी डिले नहीं किया। शाओयान उसे मिस्टीरियस लग रहा था, लेकिन अभी सबसे जरूरी काम सिचुएशन देखना था। चले? लेंग फुयाओ ने भीड़ को अंदर दौड़ते देखकर पूछा। जल्दी नहीं, युएरू ने शांत तरीके से कहा। उन्हें पहले जाने दो, शाओयान ने भी वही कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी हंसी थी जब उसने भीड़ को अंदर जाते देखा। इन लोगों को पहले जाने दो। ग्वांगहान आइलैंड का डेंजर इन लोगों की इमेजिनेशन से बाहर है। सिल्वर लाइट माउस अचानक हंसा। तुम छोटे से, लगता है तुम में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। लेंग फुयाओ मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। सिल्वर लाइट रैट की पहले वाली स्पेशल एबिलिटी ने उसे काफी इंप्रेस किया था। ना, मुझे मत छुओ। क्या ये अंकल हैं जिसे तुम ऐसे ही छू सकती हो? सिल्वर लाइट रैट बहुत डरा हुआ था, फिर भी दिखावा कर रहा था कि उसे डर नहीं। लड़कियां नेचुरली फरी एनिमल्स को रेजिस्ट नहीं कर पाती, और ऑब्वियसली सिल्वर लाइट रैट ने लेंग फुयाओ के अंदर वही फीलिंग जगाई। अब लगभग टाइम हो गया, चलो। शाओयान ने देखा कि ज्यादा लोग जा चुके हैं तो तुरंत बोला। युएरू ने भी सिर हिलाया और उसके फोरहेड पर हल्का सा सिल्वर फ्लैश हुआ जो उसके बैंग्स ने छुपा लिया। पहले मेडिसिन गार्डन चलें? युएरू ने सॉफ्टली पूछा। ये बात ऑब्वियसली शाओयान से कही गई थी। हाँ, शाओयान ने जवाब दिया। मेडिसिन गार्डन? क्या तुम इनहेरिटेंस और फाइटिंग स्पिरिट के लिए नहीं जा रहे? किनसिन थोड़ी हैरान हुई, चाहे वो सिर्फ सपोर्ट थी लेकिन देखना तो चाहती थी। इनहेरिटेंस और फाइटिंग स्पिरिट के लिए ऑलरेडी बहुत लोग गए हैं, और जो ग्वांगहान आइलैंड में एंटर कर सकते हैं उनमें वीकेस्ट भी लेट 6 स्टार डो एम्परर हैं, तो पहले उनकी स्ट्रेंथ घिसने दो। और वैसे भी अगर फेरी मून की इनहेरिटेंस और फाइटिंग स्पिरिट इतनी आसान होती तो पहले ही कई बार ओपन होने पर कोई ले चुका होता। शाओयान मुस्कुराया। इतनी बातें कर रहे हो, कहीं मेडिसिन गार्डन में तुम्हें कोई मेडिकल मटेरियल तो नहीं चाहिए? वापू ने आंखें हल्की सी टेढ़ी करके मुस्कुराते हुए कहा। शाओयान ने 5 पॉइजन्स की तरफ देखा और बस मुस्कुरा दिया, ज्यादा कुछ नहीं बोला। लिंजू, इस बार ये शाओयान, मैं देखना चाहती हूं 3 पवेलियन मास्टर्स जिस बंदे की इतनी तारीफ करते हैं आखिर कैसा है। 5 पॉइजन्स ने एक्सपेक्टेड नजर से शाओयान को देखा। मेरे पीछे आओ। युएरू ने तुरंत सिचुएशन तोड़ दी और सीधा ग्वांगहान आइलैंड में जंप कर गई। फॉलो अप। शाओयान ने आसपास देखा, कोई पीछे नहीं था तो तुरंत फॉलो किया। मिस, हम क्या करें? शाओयान के जाते ही सिंग ताकी और शाओ भी अचानक अपीयर हुए। उन्हें फॉलो करो, इनहेरिटर उनकी टीम में है तो शायद उन्हें ग्वांगहान आइलैंड के कुछ सीक्रेट्स पता होंगे। सिंग ताकी की आईलैशेस हल्की सी हिली और उसने कहा, ओके। शाओबी ने फा की और दोनों तुरंत पीछे हो लिए। ये लोग काफी मिस्टीरियस हैं, शायद इनके साथ रहेंगे तो फायदा मिलेगा। ब्रदर वांग शे, तुम क्या कहते हो? गुन्नी ने सोच समझकर कहा। फॉलो देम। वांग शे ने थोड़ी देर सोचा और बोला, जब फाइटिंग स्पिरिट जेड रैबिट आइलैंड में नहीं मिली तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो ग्वांगहान आइलैंड में होगी, और ग्वांगहान आइलैंड इतना बड़ा है अकेला ढूंढना मुश्किल होगा, इसलिए शाओयान के पीछे रहना बेहतर है। चलो, दोनों तुरंत फॉलो कर गए। अब तक रूइंस में एंटर होने वाले सब लोग ग्वांगहान आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे, कोई सोल के लिए, कोई इनहेरिटेंस के लिए और कुछ लोग अपने छुपे हुए इरादों के साथ। कितना मिस्टीरियस स्पेस है। इस जगह पर स्टारी स्काई पावर की हल्की सी ट्रेस है। ये चीज सिर्फ डो सियान ही कंडेंस कर सकता है। ग्वांगहान आइलैंड में कदम रखते ही आसमान में चमकती ब्राइट मून देखकर युएरू ने महसूस किया। मुझे क्यों फील नहीं हो रहा? मूफंग हैरान हो गया कि सिर्फ युएरू ही क्यों महसूस कर पा रही हैं। शायद इसलिए क्योंकि इसके बॉडी पर इनहेरिटेंस रून है। वापू इस वक्त आगे बढ़कर बोला। भगवान, इतना अनफेयर नहीं हो सकता। मूफंग तुरंत उदास हो गया। वरना तुम यहां स्टारी स्काई पावर अब्सॉर्ब कर सकते थे, शायद तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाती।
युएरू ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। मूफंग ने थोड़ी देर सोचा, फिर तुरंत बोला, छोड़ो, मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। इधर से युएरू ने डायरेक्शन दी, लेकिन सबकी नजर दूर सामने एक ह्यूज पर्पल पैलेस पर जा टिकी। क्या वही इनहेरिटेंस की जगह है? कितनी टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन है। तुरंत सबके दिल में हलचल मच गई। बैटल थ्रू द हेवेंस गार्ड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 829 लुकिंग फॉर मेडिसिन। गुआंगहान आइलैंड पर यहाँ बहुत सारे बेसिन्स थे, लेकिन ज्यादातर छोटे बेसिन्स थे। इन बेसिन्स के बीच टेरेन नीचा था, साफ पानी और हरी भरी पहाड़ियाँ थीं, और ये जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। साफ तौर पर ये कुछ बहुत ही सुंदर साइट सीइंग प्लेसेस थे। मून फेरी की इनहेरिटेंस वाकई आसान नहीं है। शाओ यान ने सबसे पहले खामोशी तोड़ते हुए कहा। सब लोग अभी अभी गुआंगहान आइलैंड में घुसे थे और तुरंत इधर उधर देखा तो उन्हें लगा कि गुआंगहान आइलैंड उतना रिच नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। मुझे लगता है पर्पल पैलेस खतरों से भरा हुआ है। वूडू ने बाकी बेसिन्स का टेरेन देखा और कुछ गलत ना पाकर सतर्क आवाज में कहा, लगता है तुम इतनी स्ट्रांग होके भी डर रही हो। शूची हंस पड़ी जब उसने ये सुना। ये पहली बार था जब शूची ने वू पो का ऐसा एक्सप्रेशन देखा। मुझे यकीन नहीं कि तुमने अंदर वाली चीज महसूस नहीं की, वूडू ने बेयकीनी से जवाब दिया। फाइटिंग सोल, राइट? ये सोचना मुश्किल है कि वो चीज़ जो सिर्फ इमॉर्टल एक्सपर्ट्स के पास होती है वो इस रूइंस में होगी। लगता है ये इनहेरिटेंस उतनी अट्रैक्टिव नहीं जितनी ये फाइटिंग स्पिरिट है। शूची मुस्कुराते हुए बोली। ज़रूरी नहीं। बोलने के बाद शूची के पीछे खड़ी यूरू की तरफ देखा। चलो, वो पर्पल पैलेस डिफेंड करना आसान और अटैक करना मुश्किल है। मुझे लगता है इन लोगों को अंदर घुसने में काफ़ी वक्त लगेगा। शाओ यान ने कहा। चलो यहाँ से। यूरू ने तुरंत सिर हिलाया और रास्ता दिखाया। यूरू की लीड फॉलो करते हुए बड़ा ग्रुप तुरंत पीछे हो लिया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि सब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। ये मेडिसिन गार्डन है? कितनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल हर्ब्स की खुशबू है। किन्सिन जंगल को देखकर हैरान रह गई, जो एक अजीब सी पावर से घिरा हुआ था। संभल के, ये सेंट्स जहरीली हैं। लिंग फयाओ मुस्कुराई। जहरीली? किन्सिन का एक्सप्रेशन तुरंत अजीब हो गया। सिस्टर किन्सिन, तुम्हें क्या हुआ? मुझे डराओ मत। मैं तो बस कैजुअली कह रही थी। लिंग फयाओ घबरा गई जब उसने किन्सिन का एक्सप्रेशन देखा। हे, मैं ठीक हूँ। दोनों नेचुरली हंस पड़ी, कोई और चेंज नहीं हुआ। इन दोनों का रिलेशनशिप वाकई अच्छा है। मू फैंग बिना सोचे बोल पड़ा। चलो अंदर जाकर देखते हैं। शाओ यान ने अपनी सोल पावर से फॉरेस्ट को प्रोब किया और बोला। चलो। सब ने तुरंत एक दूसरे को देखा। इस फॉरेस्ट में बहुत सारी प्रेशियस मेडिसिनल मटीरियल्स हैं। अंदर जाते वक्त ध्यान रखना, उन पर पैर मत रख देना। ये बंदा लगता नहीं था इतना केयरफुल होगा, लेंग फयाओ ने शाओ यान को देखकर कहा। एक फार्मासिस्ट के लिए उसका कैरेक्टर काफ़ी हद तक इस बात से जुड़ा होता है कि वो मेडिसिनल मटेरियल्स को कैसे ट्रीट करता है। ये अंदर कैसे जाएंगे? मू फैंग सबसे पहले फॉरेस्ट के किनारे गया, लेकिन उसने देखा कि एक घना हरा कवर पूरे फॉरेस्ट को लपेटे हुए है। वो ग्रीन ऑरा बहुत अजीब था। मू फैंग जो भी करता उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ये ग्रीन ऑरा जहरीला नहीं, बल्कि ज्यादा एक प्रोटेक्टिव फिल्म जैसा है जो इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा है। शाओ यान ने कहा। मुझे करने दो। जब शाओ यान शुरू करने ही वाला था, यूरू के माथे पर मिस्टीरियस रून धीरे धीरे फैल गया और फिर एक हरा ऑरा छोड़ दिया। शाबू शाबू। यूरू के एक्शन के बाद प्रोटेक्टिव फिल्म तुरंत गायब हो गई और एक इतना बड़ा गैप छोड़ गई जिससे सब अंदर जा सकें। अंदर आओ। उस गैप से गुजरते ही सबको तुरंत एक राहत का एहसास हुआ और फिर सीधा अंदर घुस गए। अजीब, गुआंगहान आइलैंड आने के बाद से हुऑक्सिन थियानियन बेचैन क्यों हो रहा है? और ये बेचैनी क्या उस पर्पल क्रिस्टल पैलेस से आ रही है? शाओ यान और यूरू सबसे आखिर में घुसे। शाओ यान ने दूर के मिस्टीरियस पैलेस की तरफ देखते हुए सोचा। क्या सोच रहे हो? बाकी सबके अंदर जाने के बाद यूरू मुस्कुराई। अकेले साथ रहने का मौका आसानी से नहीं मिलता। कुछ नहीं। तुम्हारे इनहेरिटेंस रून में कोई मूवमेंट है? गुआंगहान आइलैंड में एंटर करते ही मुझे पर्पल क्रिस्टल पैलेस की तरफ अट्रैक्शन महसूस हुई। यूरू ने हल्की सी नज़र उठाकर सीधा शाओ यान की आंखों में देखा। चलो, मुझे अभी कुछ मेडिसिनल हर्ब्स चाहिए। जब मिल जाएंगी मैं तुम्हारे साथ पैलेस चलूंगा। शाओ यान मुस्कुराया और अंदर बढ़ने लगा। काश वक्त यहीं रुक जाता, यूरू ने कहा, जैसे वो उनके साथ गुजरे वक्त को याद कर रही हो। इस वक्त शाओ यान को बिल्कुल नहीं पता था कि यूरू क्या सोच रही है, और वो सीधा अंदर चला गया। शाओ यान, फेरी मून के इनहेरिटेंस रून से मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि तुम्हारा बैकग्राउंड शायद बहुत मिस्टीरियस है, पर उससे क्या? जब मैं फेरी मून की इनहेरिटेंस हासिल कर लूंगी तो मैं भी कम नहीं रहूंगी। तब मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। यूरू ने शाओ यान को गायब होते देखा। उसके होठों पर गर्म मुस्कान आई, गालों पर हल्की सी लाली छा गई और वो भी अंदर चली गई। शाओ यान के ग्रुप के गायब होते ही स्टिंगटाकी की टीम भी धीरे से सामने आ गई। यहाँ मेडिसिनल हर्ब्स की पावर कितनी स्ट्रांग है। ये लोग इनहेरिटेंस छोड़कर यहाँ मेडिसिन लेने आ गए। सच में, शाबी ने पहले कहा, क्लियरली कंफ्यूज थी।
मुझे लगता है ये भी जानते हैं कि अगर पर्पल क्रिस्टल पैलेस की इनहेरिटेंस इतनी आसान होती तो ये थोड़ा बेकार लगता। संभल के, ये फैंगशान पैवेलियन, वान हुआ पैवेलियन और पॉइजन सेक्ट के टॉप डिसाइपल्स हैं। अगर इन्हें पता चल गया तो हम दोनों ने बात खत्म की और तुरंत फॉलो कर लिया। मेडिसिन गार्डन में हर तरह की अजीब मेडिसिनल मटेरियल्स थीं, इसीलिए स्टिंगटाकी और उसकी टीम को भी जो चाहिए था वो यही मिल सकता था। इसीलिए वो सीधा पैलेस नहीं गए, बल्कि पहले शाओयान के साथ साथ ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद वांग शिए और गुनी भी पीछे से आ गए। शाओयान की टीम अब काफी स्ट्रांग हो गई है। वांग शिए की आंखों में गंभीरता चमकी। आखिर शाओयान के अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रेंथ के अलावा शूची और वूपो जैसे दो पावरफुल लोगों के साथ वांग शिए के लिए उनसे निपटना आसान नहीं था। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फिक्र मत करो। शाओयान की टीम स्ट्रांग जरूर है, लेकिन मुझे निगलना इतना आसान नहीं होगा, गुनी ने कहा। अपनी प्रेजेंस छुपा लो, चलो नीचे जाकर देखते हैं, वांग शिए ने कहा और सीधा मेडिसिन गार्डन में घुस गए। अब मेडिसिन गार्डन बहुत ही लाइवली हो चुका था। अब मजा आएगा। जब स्टिंगटाकी की टीम और वांग शिए मेडिसिन गार्डन में घुसे, उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि एंट्रेंस पर एक बेरंग सोल फोर्स शाओयान को तेजी से फीडबैक दे रही थी। यानी अभी जो कुछ उन्होंने बात की थी, सब शाओयान ने सुन लिया था। बैटल थ्रू द हेवेंस के गॉड द फ्लेम एम्परर के एपिसोड 830 में हम सुनते हैं 3 किंग्स ऑफ मेडिसिन इन द मेडिसिन गार्डन के बारे में। मेडिसिन गार्डन के अंदर एक बहुत ही विशाल फॉरेस्ट था जो हरा भरा और घना था। कुछ पेड़ और मेडिसिनल मटेरियल्स की पागलपन भरी ग्रोथ के साथ ये जगह कुछ लोगों को छुपाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। शाओयान, क्या बात है? लेंग फुयाओ को जैसे कुछ और महसूस हुआ और तुरंत शाओयान से पूछा। ठीक है, चलो, शाओयान ने कैजुअली कहा और सीधा मेडिसिन गार्डन में घुस गया। मेडिसिन गार्डन फेरी मून रिविन्स के बीच एक रेयर और मिस्टीरियस जगह। कई मैजिकल मेडिसिन्स को रिफाइन करने के लिए कुछ बहुत ही प्रेशियस मेडिसिनल मटेरियल्स चाहिए होते हैं। बाहर की दुनिया में इनमें से कई को उगाना बहुत मुश्किल होता है और उनके बनने की कंडीशंस तो और भी अनरियलिस्टिक होती हैं। लेकिन इस गार्डन में कुछ ऐसे मिस्टीरियस टाइप्स के मेडिसिनल मटेरियल्स थे जो बाहर बिल्कुल नहीं मिलते। किंग शीन लियन, मिलेनियम ब्लड रोंग एसेंस, होंग सुई लिक्विड, सब टॉप लेवल चीजें हैं। मेडिसिन गार्डन में घुसते ही लेंग फुयाओ की छोटी आंखें जमीन पर उग रहे हर्ब्स पर चिपक गईं, जैसे वो फ्री में मिल रहे हों। ये तो बस शुरुआत है, शाओयान तुरंत हंस पड़ा। साफ था कि शाओयान लेंग फुयाओ की नॉलेज देखकर थोड़ा सरप्राइज था। आखिर जो हर्ब्स लेंग फुयाओ ने अभी मेंशन किए वो बाहर की दुनिया में लगभग कभी दिखते नहीं। सिर्फ एंशिएंट बुक्स के रिकॉर्ड से बिना हिचकिचाहट उन्हें पहचान लेना ये वाकई शाओयान को हैरान कर गया। टाइम कम है, मैं सीधा बोलती हूँ। पॉइजन बॉडी के लिए हमें भी कुछ मेडिसिनल मटेरियल्स ढूंढने हैं, तो यहीं अलग हो जाते हैं। मिलने के बाद गेट पर मिलेंगे क्या? वुडू ने कहा। बिल्कुल, ये मेडिसिन गार्डन इतना बड़ा है, अगर साथ रहे तो ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, अलग होना बेटर है। मूफंग ने सिर हिलाया। पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करना मुश्किल है क्या? शाओयान ने ये सुनकर सोचा और उसके दिमाग में एक औरत की तस्वीर उभरी आई, शाओ ई सीएन। बस ये नहीं पता था कि वो अब कैसी होगी। चलो अलग होते हैं, मैं, तुम और वो। हम 3 की एक टीम, तुम दोनों की एक टीम, शाओयान और बाकी की एक टीम। थोड़ी देर बाद शिवची ने सीधा टीम्स डिवाइड कर दी। वुडू, लिंचू और मूफंग एक टीम, शिवची, किनशिन और लेंग फुयाओ एक टीम, शाओयान, मुई यिंगयिंग और युएलू एक टीम। अलग अलग जगह जाओ, अगर कोई स्पेशल सिचुएशन आए तो सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना, शाओयान ने कहा। 3 टीम्स अग्री करके तुरंत अलग अलग डायरेक्शंस में निकल गईं। चलो, शाओयान ने बोलने के बाद हल्का सा पीछे मुड़कर देखा, फिर युएरू और मुई यिंगयिंग से बोला। क्रैकलिंग, एक मजबूत पेड़ के ऊपर वांग शे और गुनी के एक्सप्रेशंस थोड़े बिगड़ गए। अब क्या करें? ये बंदा हमें देख तो नहीं लिया? वांग शे ने थोड़ा डिप्रेस्ड होकर कहा। अभी थोड़ी देर पहले दोनों एस्ट्रोलॉजी वैली वालों का पीछा कर रहे थे, लेकिन मेडिसिन गार्डन में घुसते ही उन 2 लड़कियों की फिगर्स अचानक गायब हो गई थी और अब ये सिचुएशन बन गई थी। नहीं, फॉलो करो। एक 5 स्टार डू एम्परर पीक, एक लेट स्टेज 6 स्टार डू एम्परर और एक 6 स्टार डू एम्परर पीक, हम दोनों के हाथ में ये ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, गुनी ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा। ये मत भूलना कि शाओयान ने की हाओयान को मारा था। वांग शे युएरू के इनहेरिटेंस रून पर नजर रखे हुए था, लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं था जो खुद को दूसरों का पॉन बनने दे। हे, ये तो है, लेकिन शाओयान के पास 2 औरतें हैं, हम उनसे शुरू कर सकते हैं। तब देखते हैं शाओयान कैसे रिएक्ट करता है। दोनों के होठों पर हल्की सी शैतानी मुस्कान आ गई। मिस, अच्छा हुआ आपने वक्त पर देख लिया, वरना ये दोनों तो। वंद डूमे और सोलोमन के लोग सच में ठीक नहीं हैं। शाओबी और सिंगटाकी एक सिल्वर पावर के सर्कल में घिरे हुए थे और धीरे से बोले, श्श, चलो देखते हैं यहाँ हमें कुछ चाहिए क्या। चलो, होशिटाकी सोलोमन पॉइजन सेक्ट वालों से पंगा नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने सीधा अपनी यूनिक आवरा से खुद को हाइड कर लिया।
इस वक्त मेडिसिन गार्डन फॉरेस्ट के सेंटर में कुछ फिगर्स धीरे धीरे नजर आईं। यहाँ 4 आसमान छूते पेड़ इस जगह को बेहद खूबसूरत बना रहे थे। जमीन पर सिल्वर वाइन्स के सर्कल्स थे जिनसे बहुत ही रिच एम्परर एनर्जी निकल रही थी। साफ था कि ये एक रेयर कल्टिवेशन ट्रेजर प्लेस है। इस वक्त सिल्वर वाइन्स के ऊपर एक आदमी सीधा बैठा हुआ था। वो कभी कभी इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। इस आदमी के बॉडी से बहुत डैज़लिंग ऑरा निकल रही थी, लेकिन उसके बाल सिल्वर वाइट थे। अगर शाओयान यहाँ होता तो तुरंत पहचान लेता कि ये टेनवांग शीन जिनसेंग है। ब्रदर सेन, इतनी जल्दी हमें यहाँ बुलाया, क्या बात है? 2 आदमी पास आए। इन दोनों में एक बहुत पतला था और दूसरा बहुत ही तगड़ा। दोनों का कॉन्ट्रास्ट क्लियर था। आ गए, बैठ जाओ। टेनवांग शीन आदमी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधा बोला, ये। दोनों ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पता था ये टेनवांग शीन की डेली कल्टीवेशन जगह है। ऊपर के 4 पेड़ देखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन एक्चुअली ये उसकी बर्थ डेट कन्फिग्रेशन के हिसाब से अरेंज्ड हैं, जो उसकी कल्टीवेशन को बेपनाह फायदा देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतनी प्रेशियस जगह पर टेनवांग शीन कभी किसी मेडिसिनल मटीरियल को आने नहीं देता था। आज इतना अबनॉर्मल क्यों? शाओमांग, दाजी, पता है मैंने तुम दोनों को आज क्यों बुलाया? नहीं पता, दोनों ने सिर हिला दिया। हम तीनों असल में 3 फ्लेवर मेडिसिनल मटेरियल्स थे। इस मेडिसिन गार्डन में पैदा हुए और यहाँ की मिस्टीरियस पावर की मदद से हम लकी होकर ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए। इससे हमारी कल्टीवेशन को बेपनाह फायदा मिला। टेनवांग शीन ने दूर देखते हुए कहा, ब्रदर शन, हम मेडिसिन गार्डन में सबसे पुराने हैं। आज हम जो भी हैं आपकी वजह से हैं। दोनों ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है मैं कितने सालों से जिंदा हूं? कितने सालों से? अगले ही पल पूछा, कितने साल? दोनों तुरंत कंफ्यूज हो गए। लगभग 9000 साल। पतला आदमी शाओमान अचानक बोला, 9000 साल? क्या मतलब सिर्फ 1000 साल बाकी हैं? तगड़ा आदमी दाजी जल्दी से बोला, हे शाओमान, गलत नहीं है। 9000 नहीं, बल्कि लगभग 10,000 साल। टेनवांग शीन की आंखें अचानक गहरी और मिस्टीरियस हो गईं। क्या 10,000 साल? दाजी को अचानक कुछ याद आया और उसकी आंखें अनबिलीव से भर गईं। शाओमान, हम तीनों में तुम सबसे छोटे और सबसे कमजोर हो। क्या तुम्हें हेवनली ट्रिब्यूलेशन के बारे में पता है? मुझे नहीं पता, शाओमान ने सिर हिला दिया। हेवनली ट्रिब्यूलेशन, ये चीज एक रिस्ट्रिक्शन है या सजा हम जैसे सभी जीवों के लिए, इंसानों को छोड़कर? ये कहकर टेनवांग शीन अचानक थोड़ा उदास हो गया।